तो देखिए बच्चों, हमने कल आपको बताया था गाउसीय पृष्ठ। और गाउसीय पृष्ठ की इसलिए आवश्यकता है कि आगे जो गाउस के एप्लीकेशन हैं उनमें इसका यूज होगा। ठीक है, यानी गाउस के अनुप्रयोग हैं हमारे सिलेबस में, और उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी गाउसीय पृष्ठ की। तो हमने ये देखा था, एक तो गोलाकार गाउसीय पृष्ठ और दूसरा बताया था बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ। देखो, गोलाकार कब होगा ये भी मैंने आपको बताया था, और बेलनाकार कब होगा। वैसे अपनी सुविधा अनुसार किसी भी आकृति का गाउसीय पृष्ठ चुना जा सकता है। तो अब हम आगे एप्लीकेशन पर चलते हैं, लेकिन ध्यान रखना उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, गाउसीय पृष्ठ की। मैं फिर से बता देता हूं इसकी तीन खासियतें। एक तो ये आवेश को परिबद्ध करता है, यानी चारों ओर से आवेश को घेरेगा। ठीक है, और एक ये कैसा होता है, इमेजिन, यानी काल्पनिक होता है, वास्तव में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, और दूसरा होता है कि ये उस बिंदु से गुजरता है जिस पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे मुझे यहां तीव्रता ज्ञात करनी है तो इस बिंदु से होकर गुजरेगा, और यदि यहां तीव्रता ज्ञात करनी है तो फिर इस बिंदु से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये तीन खासियतें आप ध्यान रखना। तो अब हम चलते हैं गाउस के अनुप्रयोगों पर। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, गाउसीय नियम के अनुप्रयोग। गाउसीय नियम के अनुप्रयोग। गाउसीय नियम के अनुप्रयोग। देखिए, इसमें खुद ही ये बता रहा है कि गाउस का नियम अप्लाई करके हम विभिन्न आवेश वितरणों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हमें क्या निकालनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विभिन्न प्रकार के आवेश वितरण होंगे और उसमें यूज किसका करना है, गाउस के नियम का। तो इसके अंदर जो पहली एप्लीकेशन दी हुई है वो पहली एप्लीकेशन है एक समान आवेशित अनंत लंबाई के, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपकी पहली एप्लीकेशन है। एक समान आवेशित है तो इसको हम कैसे कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं समरूप आवेशित। समरूप आवेशित, और उस तार की लंबाई कैसी है, अनंत है, और वो कैसा तार है, सीधा तार है। तो अपनी आप नोटबुक में पहले तो हेडिंग डाल लीजिए, गाउसीय नियम के अनुप्रयोग। गाउसीय नियम की अनुप्रयोग, और बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखना, 3 अनुप्रयोग है हमारे सिलेबस में। और इसके अंदर पहला है, ये गाउसीय नियम के अनुप्रयोग लिख लो, और उसमें लिख लेना ये निम्न है, और नंबर 1 डाल लो। फिर एक समान आवेशित अनंत लंबाई के, एक समान आवेशित अनंत लंबाई के
सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्लियर? अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आती है अनंत लंबाई के तार के कारण, वो हम देख लेते हैं। तो इसके लिए हमें एक अनंत लंबाई का सीधा तार लेना पड़ेगा। अब चूंकि अनंत लंबाई नहीं ले सकते तो इसलिए उस तार का एक हिस्सा लेना पड़ेगा, कोई भाग ले लेते हैं हम। देखो ये हमारे पास सीधा तार है, इसकी अनंत लंबाई है तो ये इसकी अनंत लंबाई हो जाएगी। क्लियर? और इसका नाम दे देता हूं मैं। देखो इसका एक छोटा सा हिस्सा लिया गया है, एक ए, ये वाला बिंदु, और ये दूसरा हो जाएगा बी, यानी ये अनंत लंबाई के तार का एक भाग है ए बी। क्लियर? अब हम इसको आवेशित कर लेते हैं, और धनावेशित करना अच्छा है तो मैं इसको प्लस आवेश दे देता हूं, प्लस प्लस, ये प्लस और ये प्लस। इसका मध्य बिंदु ले लेते हैं हम, ये है O। इसको आवेश दिया है, और आवेश किस पे दिया है हमने? लंबाई पर, तो ये होगा रेखीय आवेश घनत्व। मैंने आपको बताया था जब आवेश वितरित हो किसी लंबाई पर तो उसे कहते हैं हम रेखीय आवेश घनत्व। तो मान लो यहां पर रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्बडा। इसे लैम्बडा सिंबल से हम व्यक्त करेंगे। तो अब इस तार के कारण मुझे किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मैं इसके मध्य बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु ले लेता हूं P, और इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बार हम इसकी क्या निकाल लेते हैं? दिशा, और दूसरे हिस्से में हम इसका क्या निकाल लेंगे? परिमाण। तो पहले हिस्से में इसकी हम क्या निकाल रहे हैं? दिशा, और दूसरे भाग में हम इसका क्या निकालेंगे? परिमाण। तो मैंने बिंदु O से लंबवत दूरी R पर एक बिंदु P लिया है, और इस बिंदु P पर मुझे विद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है कि किधर होगी। इसके लिए मैं दो अल्पांश ले लेता हूं। यहां पर देखो एक अल्पांश ले लिया है, ये A1, और एक अल्पांश ले लिया यहां पर ये A2। ये दोनों O से बराबर दूरी पर हैं, ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इन बिंदुओं से P की दूरी भी क्या होगी? समान होगी। ये जो दूरी है वो भी क्या होगी? समान। तो मैंने क्या किया? दो अल्पांश लिए, एक A1 और दूसरा क्या लिया है? A2, और ये दोनों बिंदु P से क्या होंगे? बराबर दूरी पर। और मान लो ये रेखा OP के साथ कोण बनाते हैं एल्फा, तो ये एल्फा है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? एल्फा। सममिति के हिसाब से ये एल्फा है तो ये भी कोण हो जाएगा एल्फा। ठीक है? अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, यहां पर ये धनावेश है, तो धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा भार की ओर होती है। तो हम इस A1 की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे तो ये इस दिशा में हो जाएगी। चूंकि ये अल्पांश है, कम है, तो हम इसको मान लेते हैं DE1 सदिश। ऐसे ही इस A2 की वजह से भी इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी
वो इस तरीके से हो जाएगी, इनको मिलाने वाली रेखा के अंदर बाहर की ओर, और ये हो जाएगी DE2 सदिश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों अल्पांश A1 और A2 की वजह से बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र आया है, ठीक है, तो उसको हमने लिखा है DE1 सदिश और DE2 सदिश से। इनकी दिशा चित्रानुसार प्राप्त हो जाएगी। मैं इस रेखा को आगे बढ़ाता हूं, तो हम ये कह सकते हैं, देखिए इसकी जो दिशा है वो ये हो जाएगी DE1 सदिश, और इसकी दिशा हो जाएगी DE2 सदिश। अब हम इन दोनों तीव्रताओं को, DE2 को और DE1 को घटकों में वियोजित कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में नहीं है और ना दोनों ही विपरीत हैं। जब उनकी दिशा किसी कोण पर होती है तो हम उनके दो लंबवत घटक कर लेते हैं। इसका एक टुकड़ा तो क्षैतिज दिशा में इधर ले लेंगे और एक टुकड़ा हो जाएगा ऊर्ध्वाधर दिशा में, ऐसे इसका। लेकिन किसी भी सदिश के यदि घटक करने होते हैं तो हमें कोण मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे D1 सदिश का घटक करना है तो मुझे इस क्षैतिज दिशा से इसका कोण मालूम होना चाहिए, कितना कोण है। और हम जानते हैं यदि कोण मालूम हो जाएगा तो जिस दिशा से ये कोण बनाता है उधर तो हो जाएगा इसका घटक कॉस थीटा, और दूसरी दिशा से इसका घटक हो जाएगा साइन थीटा। तो ये यदि एल्फा है तो शीर्षामुख से ये भी क्या होगा, एल्फा। तो DE1 सदिश का इधर जो घटक हो जाएगा वो हो जाएगा DE1 cos थीटा। इसका एक टुकड़ा कर दिया इधर इस दिशा में, और ये कौन सी दिशा है, क्षैतिज। ऐसे ही DE1 का यदि हम ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक करें तो देखो ये हो जाएगा इसका ऊर्ध्वाधर दिशा में घटक, और इसे मैं लिख सकता हूं, ये हो जाएगा DE1 साइन, सॉरी वहां पर ये एल्फा है तो ये कोण हो जाएगा एल्फा, जो कोण बनता है वही होता है, और यहां पर आ जाएगा DE1 साइन एल्फा। तो हम यहां पर कह सकते हैं DE1 सदिश के कितने घटक हो चुके हैं, दो घटक हो गए, एक DE1 साइन एल्फा और दूसरा हो गया है DE1 कॉस एल्फा। इसी प्रकार हम इस DE2 के भी दो घटक कर लेंगे, ठीक है, और उनसे इसका मान आ जाएगा ऐसे ही DE1 ये आ जाएगा कॉस एल्फा और दूसरा आ जाएगा साइन एल्फा। तो एक इसका जो घटक है वो हो गया था DE1 cos एल्फा और दूसरा घटक हो गया था DE साइन एल्फा। इसी तरीके से आपकी समझ में ये आ जाएगा कि DE2 के भी कितने घटक हो जाएंगे, दो। तो देखो ये बनेगा कोण एल्फा, तो इसका इधर घटक लूंगा तो ये आ जाएगा, देखो DE2 जहां से कोण बनता है उधर क्या लेते हैं हम, कॉस थीटा, और थीटा की जगह कितना है, एल्फा। तो ये आ जाएगा DE2 cos एल्फा। और ऊर्ध्वाधर दिशा में निकालें तो इसका ये घटक हो जाएगा DE2 साइन, कोण कितना है, एल्फा, तो ये आ जाएगा साइन एल्फा। क्लियर? तो हमने दो वेक्टरों के चार बना लिए, ठीक है, एक टुकड़ा
ये है और एक टुकड़ा ये है, ऐसे इसके भी एक टुकड़ा ये है और दूसरा ये है। तो जो क्षैतिज दिशा में घटक आ रहे हैं, क्षैतिज दिशा में आने वाले घटक क्या करते हैं, ये दोनों एक ही दिशा में हैं और जो ऊर्ध्वाधर घटक हैं वो विपरीत हैं। तो यदि DE1 और DE2 का परिमाण समान है, क्योंकि ये सममिति के हिसाब से दो अल्पांश लिए हमने A1 और A2, इनकी दूरी P बिंदु से समान है, तो दोनों की दूरी समान है और इन पर जो आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, वो कितना है, लैम्डा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि DE1 सदिश यानी पहली तीव्रता का परिमाण बराबर हो जाएगा दूसरी तीव्रता की DE2 सदिश। जब दोनों के परिमाण समान हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी दिशा विपरीत है और परिमाण समान है, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त। तो केवल और केवल ये दो घटक रह जाएंगे, DE1 cos अल्फा और दूसरा हो जाएगा DE2 cos अल्फा। ये दोनों एक ही दिशा में तो परस्पर जुड़ जाएंगे। तो हमारी जो फाइनल दिशा आई इस अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण वो इस दिशा में आएगी। ठीक है, ये होगी इसकी परिणामी दिशा, और जो इस तार के लंबवत है। तो देखिए, आप ऐसा कीजिए, आपने हेडिंग तो इसमें लिख लिया होगा, आप ये चित्र बना लेना जो दिया है। ठीक है, आप स्वयं यदि दिमाग लगाएंगे तो ये आसानी से चित्र आप हेडिंग देख के बना सकते हैं। आपको ये बिंदु P लेना पड़ेगा, सममिति पर दो अल्पांश A1 और A2 लिए हैं, और फिर आपको घटक करने आने चाहिए। घटक भी आसान है, जिधर से भी कोई सदिश कोण बनाता है उस दिशा में यदि उसका घटक लेते हैं तो वो क्या आता है, cos थीटा, और दूसरी दिशा में उसका घटक क्या आता है, sin थीटा। तो आप ये चित्र बनाने के बाद आपको लिखना है। ठीक है, आप स्क्रीन पोज करके भी इसको बना सकते हैं। तो आप आगे लिखिए इसमें, चित्र में एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का एक भाग AB दर्शाया गया है। जो धनावेशित है, माना इसका रेखीय आवेश घनत्व, लैम्डा है। इस तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके कारण
किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इसके लिए हम पहले इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। इसके लिए हम पहले इसकी दिशा ज्ञात कर लेते हैं। अब अगली लाइन से लिखिए, दिशा ज्ञात करने के लिए दिशा ज्ञात करने के लिए दिशा ज्ञात करने के लिए हम इसके मध्य बिंदु O के सममित O के सममित दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। दो अल्पांश A1 व A2 लेते हैं। इसके बिंदु O से लंबवत दूरी, इसके बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P लेते हैं। इसके बिंदु O से लंबवत दूरी स्मॉल r पर एक बिंदु P लेते हैं, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस बिंदु की दोनों अल्पांशों से, इस बिंदु की दोनों अल्पांशों से दूरी समान होती है। इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर, इन अल्पांशों के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान होती हैं। परिमाण में समान होती हैं, परंतु दिशा में चित्रानुसार होती हैं। परंतु दिशा में चित्रानुसार होती हैं। ये दिशाएं क्रमशः A1P बा A2P दिशाएं हैं। ये क्रमशः A1P बा A2P दिशाएं हैं।
आगे लिखिए, माना ये दिशाएं रेखा ओपी के साथ, माना ये दिशाएं रेखा ओपी के साथ समान कोण अल्फा बनाती हैं, समान कोण अल्फा बनाती हैं। समान कोण अल्फा बनाती हैं। आगे लिखिए, चित्रानुसार इन तीव्रताओं के दो लंबवत घटक करने पर, चित्रानुसार इन तीव्रताओं के दो लंबवत घटक करने पर इनके ऊर्ध्वाधर घटक DE1 sin अल्फा, DE1 sin अल्फा व DE2 sin अल्फा व DE2 sin अल्फा परिमाण में समान तथा दिशा में विपरीत होने के कारण, परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। और इनके क्षैतिज घटक DE1 cos अल्फा, DE1 cos अल्फा व DE2 cos अल्फा समान दिशा में होने से परस्पर जुड़ जाते हैं। अतः अनंत लंबाई के समरूप आवेशित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा तार के लंबवत ओपी दिशा में होगी। तार के लंबवत ओपी दिशा में होगी। इधर ध्यान दीजिए, देखिए इसके दो टुकड़े किए थे, एक टुकड़ा ये था और इसका एक टुकड़ा
ये था, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त। तो सिर्फ बच जाते हैं ये वाले। तो हम देख सकते हैं इस आवेशित तार की वजह से सिर्फ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के ये घटक बचे हैं, दोनों एक ही दिशा में हैं। अतः इस तार के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो कैसे होती है, तार के लंबवत प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। मान लो हम यहां तीव्रता देखते हैं तो उसकी ओर होगी। मैं आपको अलग से चित्र बना के बताऊं, देखिए ये कोई अनंत लंबाई का तार है जो आवेशित है। यदि हमारा प्रेक्षण बिंदु यहां आ रहा है, बिंदु P, तो इस पर जो दिशा होगी तार के लंबवत बाहर की ओर होती है। ऐसे हम इधर प्रेक्षण बिंदु लेंगे तो तार के लंबवत होगी लेकिन प्रेक्षण बिंदु की ओर ही होती है। ये मान लो P डैश है, तो बिंदु P पर ये E की दिशा है और ये P डैश पर E की दिशा है। यानी मैं कह सकता हूं, मान लो ये हमारा कोई सीधा तार है, इधर बिंदु है तो इस तार के लंबवत इधर दिशा होगी, और यदि बिंदु इधर है तो तार के लंबवत इधर दिशा होगी। यानी इस तार की वजह से जिधर वो बिंदु होगा उस तार की लंबवत उसकी क्या होती है, दिशा होती है। मेरे हिसाब से आपकी दिशा समझ में आ गई होगी। अब हम इसका परिमाण ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं चित्र बना रहा हूं, आप ध्यान से देख लेना। मैंने क्या लिया था, एक समान आवेशित सीधे तार का एक भाग लिया था, ये A, ये है B, और ये आवेशित था धनावेशित। इसका मध्य बिंदु लिया था O, और हम इसका रेखीय आवेश घनत्व ले लेते हैं लैम्बडा। क्लियर। और इसके कारण मुझे क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। तो मैंने आपको बताया था कि गाउस का नियम लगाना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है, हमें गाउसीय पृष्ठ की। तो अब तीव्रता का परिमाण निकालना है तो हमें एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी होगी, और गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि वो उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसे मुझे मान लो लंबवत दूरी r पर एक बिंदु P मौजूद है और इस पर क्या निकालनी है, तीव्रता। तो मैंने आपको बताया था गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक होता है और उस बिंदु से गुजरता है जहां पर तीव्रता ज्ञात करनी है। और कैसा गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे हम इसके लिए, ये सीधा तार है और अनंत लंबाई का, इसलिए इसके लिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लेते हैं हम। तो ये हो जाएगा, देखो इस तरीके से। ये हमने एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ ले लिया है और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, देखो इसकी हम यदि त्रिज्या देखेंगे तो ये त्रिज्या होगी स्मॉल r, और मैं इसकी लंबाई ले लेता हूं, ये हो जाएगी स्मॉल l। तो मैंने क्या किया, एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की, और जो गाउसीय पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार है, इसकी त्रिज्या स्मॉल r है और लंबाई कितनी ली हमने, l। और ये इस प्रकार लिए कि बेलन की जो अक्ष है ये बेलन की अक्ष होगी और ये बेलन की अक्ष ही आवेशित तार को बता रही है, और बिंदु P भी इसके वक्र पृष्ठ पर मौजूद है। तो आप ये चित्र बना लीजिए, है ना। उसके बाद हम इसमें तीव्रता निकालेंगे। यहां पर देखो ये बिंदु P है, तो मैं इस बिंदु P पर
एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लेता हूं, एक क्षेत्रफल अल्पांश है ds। तो मुझे एक तो ई सदिश की दिशा निकालनी है। तो इस बिंदु पर हमने अभी बताया था कि अनंत आवेशित तार की वजह से और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी इस अल्पांश पर, वो हो जाएगी बाहर की ओर ऐसे ई सदिश। क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा लेते हैं तो वो भी लंबवत होगी और ये हो जाएगी ds सदिश। ठीक है, तो इसको नाम दे देता हूं मैं, देखो इसको नाम दे देते हैं हम, देखो एक यहां ले लेते हैं अल्पांश और एक यहां ले लेते हैं, ये अल्पांश ले लिए। तो इसको नाम दे रहा हूं मैं, मान लो S1, इसका नाम हो जाएगा S2 और इसका नाम दे देते हैं हम S3। तो मैंने दो अल्पांश तो लिए हैं बेलन के वृत्ताकार पृष्ठों पर, एक एरा और एक एरा, और एक जो अल्पांश लिया है क्षेत्रफल अल्पांश, वो इसके वक्राकार पृष्ठ पर लिया है। अब मुझे यदि गाउस का नियम लगाना है तो गाउस का नियम लगाने के लिए मुझे देखो किसकी आवश्यकता होगी, एक तो ई सदिश की और दूसरी आवश्यकता होगी ds सदिश की। तो मैं इन तीनों पर दिशा बना लेता हूं। इस पर दिशा तो आपको पता चल ही गया कि S3 पर जो दिशा है वो ई सदिश ऐसे है और ds सदिश ऐसे है। यदि S1 पे निकालेंगे तो देखो ई सदिश तो हमेशा तार के लंबवत बाहर की ओर होगा, तो ये तो हो जाएगा ई सदिश। और जो क्षेत्रफल होता है, जैसे ये बेलन है, तो इस क्षेत्रफल सदिश की दिशा दिखानी है तो तार के लंबवत नीचे की ओर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ पर ds सदिश। ऐसे ही इस बिंदु पर लेना चाहूं तो ई की दिशा तो ऐसे ही होगी। हाँ, आप देख सकते हो तीनों पर ई की दिशा सेम है, इस पर और इस पर। इस पर क्षेत्रफल दिशा लंबवत हो गई क्षेत्रफल के, इसमें भी लंबवत नीचे की ओर और इसमें लंबवत हो जाएगी ऊपर की ओर। देखो बेलन के तीन भाग बन रहे हैं, दो तो वृत्ताकार और तीसरा है वक्राकार। ये वृत्ताकार है और ये भी वृत्ताकार है और ये हो जाएगा वक्राकार। लेकिन यहां पर जो थीटा आ रहा है वो आ रहा है 0 डिग्री, यहां पर थीटा आ रहा है 90 डिग्री और यहां भी थीटा आ रहा है 90 डिग्री। देखो आप चित्र बना लीजिए, फिर हम चित्र के बारे में बोलेंगे और फिर आपको डेरिवेशन करनी है इसकी, वो समझा दूंगा मैं। ठीक है, चित्र बन गया हो तो आप आगे लिखिए। समरूप आवेशित सीधे तार के कारण तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए, तीव्रता का परिमाण ज्ञात करने के लिए हम चित्रानुसार स्मॉल आर त्रिज्या
तथा स्मॉल एल लंबाई के, स्मॉल आर त्रिज्या तथा स्मॉल एल लंबाई के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की, एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना इस प्रकार करते हैं कि इस बेलन की अक्ष आवेशित तार को बताए और बिंदु P इसके वक्र पृष्ठ पर मौजूद हो, और बिंदु P इसके वक्र पृष्ठ पर मौजूद हो। आगे लिखिए, इसके गाउसीय पृष्ठ को निम्न तीन भागों में विभक्त कर लेते हैं। नंबर 1, निचला वृत्ताकार पृष्ठ S1। नंबर 1, निचला वृत्ताकार पृष्ठ S1। नंबर 2, ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S2। ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S2 तथा वक्राकार पृष्ठ S3 तथा वक्राकार पृष्ठ S3। तथा वक्राकार पृष्ठ S3। क्लियर? देखो, आपको ये ध्यान रखना है, देखो ई सदिश की दिशा किधर होगी और जो क्षेत्रफल सदिश है उसकी दिशा कहाँ होगी। तो ई सदिश की हमने अभी पहले निकाली थी कि तार के लंबवत प्रेक्षण बिंदु की ओर होती है। तो ये तार है और ये हमारा प्रेक्षण बिंदु है, तो इसके लंबवत ऐसे होगी, जो कि देखो तीनों ही अल्पांशों में, S3 पर ये रही, S2 पर भी ये रही और S1 पर भी ये रही, तीनों एक ही दिशा में है। अब एक समस्या आती है अल्पांश सदिश की दिशा। तो मैंने आपको बताया था, पहले ही क्षेत्रफल की दिशा समझा चुका हूं कि उसके क्या होती है, लंबवत होती है। तो अब यदि इसके अंदर आवेश है तो फ्लक्स इस वक्राकार पृष्ठ से बाहर की ओर निकलेगा, इससे मान लो नीचे की ओर निकलेगा और इससे निकलेगा ऊपर की ओर। तो यहां पर तो दिशा हो जाएगी क्षेत्रफल की लंबवत नीचे की ओर और इस पर दिशा हो जाएगी लंबवत ऊपर की ओर, जिससे हमें ये दोनों 90 डिग्री प्राप्त हो गए और यहां पर क्या प्राप्त हो गया है, थीटा। अब हम दोनों नियम लगा लेंगे, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस के नियम से। तो आप लिख लीजिए, अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, आप नोट कर लीजिए, अतः विद्युत फ्लक्स की परिभाषा व गाउस के नियम से
तो देखो ये है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और गाउस का नियम। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाई बराबर होता है होल इंटीग्रल ऑफ ई सदिश डॉट डी एस सदिश। ये परिभाषा हो गई और इसमें ये हो जाएगा गाउस का नियम सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो, और इसको दे देंगे हम समीकरण नंबर 1। अब ये जो पूरा बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ को हमने 3 भागों में बांटा है, तो हम इसके 3 हिस्से कर लेंगे। यह आ जाएगा देखो, एक S1 ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस दूसरा S2 ई सदिश डॉट डी एस सदिश, तीसरा S3 ई सदिश डॉट डी एस सदिश। इसी के 3 हिस्से हो गए ये, और बराबर में आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। आप देखिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए किस चीज की जरूरत है, आप ध्यान रखना। एक तो हमें पता होना चाहिए इनके बीच में कोण। देखो आपको दिख रहा है ये तीर चल रहे हैं, तो इन तीरों को हटाकर, यानी ये जो वेक्टर का चिन्ह है इसको हटाकर हमें क्या लगाना है, थीटा। और उस थीटा का मान लिखना है, 90 है, 0 है, कितना है, और उसका फिर हमें क्या कर देना है, समाकलन। और एक जरूरत पड़ेगी हमें सिग्मा क्यू की। ये सिग्मा क्यू क्या है, यानी हमारा परिबद्ध आवेश है, इस गाउसीय पृष्ठ से कितना आवेश परिबद्ध हो रहा है। तो आप देखो ये समीकरण 1 नोट कर लीजिए, ये भी आप नोट कर लीजिए। इन दोनों को नोट करने के बाद नीचे लिखिए, वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 पर, वृत्ताकार पृष्ठ S1 व S2 पर ई सदिश व डीएस सदिश, ई सदिश व डीएस सदिश परस्पर लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं तथा पृष्ठ S3 पर, तथा पृष्ठ S3 पर एक ही दिशा में हैं, तथा पृष्ठ S3 पर एक ही दिशा में हैं। देखो बेटा हमने क्या लिखा है, ये हमने इनकी दिशा लिखी है, क्योंकि हमें इन वेक्टरों को हटाना पड़ेगा, और वेक्टर हटाने के लिए हमें इनका क्या लिखना पड़ेगा, इनके बीच में कोण। ये डॉट गुणनफल है, और डॉट गुणनफल को हटाने पर क्या आता है, कॉस थीटा। तो हमने देखा S1 और S2 पर 90 डिग्री का कोण है और S3 पर 0 है। तो मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख सकता हूं। देखो अगला स्टेप ये हो जाएगा S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S3 ई डी एस कॉस थीटा बराबर आ जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। देखिए मैंने क्या किया है, ध्यान से सुन लीजिए, चित्र बनाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां पर हमने दोनों को मिक्स कर दिया है, एक तो परिभाषा विद्युत फ्लक्स की और एक गाउस का नियम। इससे हमारे गाउसीय पृष्ठ के 3 हिस्से हो गए, तो हमने इसको 3 हिस्सों में बांट लिया। अब देखो ये स्वयं ही कह रहा है, खुद ही देखते पता चल जाएगा कि इसको वेक्टर को हटा के ही इसका क्या करेंगे हम, समाकलन।
तो वेक्टर हटाने के लिए इस बिंदु गुणनफल को खोला तो ये आ गया EDS cos थीटा, तीनों में ही। तो हम इसको अगले स्टेप में लिख सकते हैं। देखो यहां पर आ जाएगा आसानी से, ये S1, ये आ जाएगा EDS cos 90 प्लस S2 EDS cos 90 प्लस S3 EDS cos 0 बराबर आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। देखो cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए ये क्या आ जाएगा 0। तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगले स्टेप में 0 प्लस ये भी कितना आ जाएगा 0 और प्लस ये आ जाएगा देखो S3 EDS बराबर आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। इसके अंदर आप देख रहे हो cos 0 आएगा और cos 0 का मान कितना होता है 1। हम आगे लिख देंगे, देखो जो E है E का परिमाण समान रहता है। ये जो मैंने गाउसीय पृष्ठ लिया है, इसके वृत्ताकार पृष्ठ पर तो हमने देखा था थीटा बराबर 90 डिग्री है। तो अब कौन सा पृष्ठ बच गया है? केवल वक्राकार पृष्ठ। और ये जो वक्राकार पृष्ठ है इस तार से बराबर दूरी पर होगा, प्रत्येक बिंदु वक्र पृष्ठ पे मौजूद है जो। तो E का जो परिमाण है वो क्या होगा? समान होगा। यदि E का परिमाण समान है तो इसका समाकलन नहीं होगा, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे। E बदल ही नहीं रहा है तो हम यहां पे लिख देंगे चूंकि E का मान समान है, इसलिए ये क्या आ जाएगा? E समाकलन से बाहर आ जाएगा। S3 DS बराबर आ जाएगा सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। और मैं इसको समीकरण दे देता हूं, समीकरण नंबर 2। तो देख लो बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको, ठीक है। आपको सिर्फ ये लिखना है, उसके बाद कोण लिखना है, और E समान होने की वजह से यहां से क्या आ गया? भाग। आगे की आप जो डेरिवेशन पढ़ेंगे समतल चादर के कारण है, वो भी बिल्कुल सेम है ऐसे ही, ठीक है। तो ये समझ में आ जाएगी, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, एज इट इज है बिल्कुल। बस तार की जगह वहां पर एक चादर आ जाएगी, परत आ जाएगी, यही अंतर है। आप देखो यहां आपको एक दिक्कत देगी, दो समस्या आ सकती हैं आपके साथ यहां। एक तो आपको मान मालूम होना चाहिए इसका इंटीग्रल ऑफ ds का, और एक मान पता होना चाहिए आपको सिग्मा Q का। यदि आपको ये दो मान मालूम हैं तो आसानी से आप इस डेरिवेशन को कर सकते हो। देखो दिमाग लगाइए, ds कौन सा पृष्ठ है? वक्र पृष्ठ है, और हम जानते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RS से। तो मैं यहां पर लिख दूंगा चूंकि S3ds बराबर है बेलनाकार वक्राकार गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। वक्राकार गाउसीय पृष्ठ। तो हमने देखा है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? L, और त्रिज्या कितनी है? R। तो बेलन का वक्राकार जो पृष्ठ होता है वो होता है देखो 2 पाई RH। यहां पर H की जगह क्या आ जाएगा? L। तो हम इस H को हटाकर यहां पे लिख देंगे L। तथा
अब एक चीज कौन सी रह गई, सिग्मा क्यू। तो सिग्मा क्यू क्या है, इससे परिबद्ध आवेश है। तो यदि रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, देखो हमें पता है लैम्बडा बराबर होता है आवेश बटे लंबाई। तो यहां पर टोटल आवेश देखना है तो सिग्मा क्यू बराबर आ जाएगा लैम्बडा एल। इससे तो सिग्मा क्यू का जो मान निकालेंगे वो आ जाएगा सिग्मा क्यू बराबर लैम्बडा एल। तो अब हमें दोनों ही मान प्राप्त हो चुके हैं। इंटीग्रल ऑफ डी एस 2πrl आ गया और सिग्मा क्यू का जो मान है वो आ गया यहां पर लैम्बडा एल। इन दोनों मानों को हम यहां पर रख देंगे। तो मैं इसको और स्पष्ट करने के लिए यहां पे लिख देता हूं, चूंकि रेखीय आवेश घनत्व, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व लैम्बडा है, अतः सिग्मा क्यू बराबर लैम्बडा एल होगा। अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से ये रहा 2, हम मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, देखो E गुणा ds का मान रखेंगे, ये ds है और ds का मान कितना है हमारा 2πrl। तो ये आ जाएगा 2πrl बराबर, आप सिग्मा क्यू आ रहा है और सिग्मा क्यू है लैम्बडा एल, तो ये हो जाएगा लैम्बडा एल बटे एप्सिलॉन 0, ये आ जाएगा एप्सिलॉन 0। तो देखो ये एल है, एल से एल निरस्त हो जाएगा और मुझे क्या निकालना है, ई। तो ई बराबर आ जाएगा अगले स्टेप में, यहां पर लैम्बडा बचा तो ये आ जाएगा लैम्बडा, यहां पर क्या बचा 2π/ε0r। क्लियर। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त होता है और इसको दे देते हैं हम समीकरण नंबर 3। क्लियर। मेरे हिसाब से आपकी समझ में ये आ गया होगा यहां तक। देखो आसान डेरिवेशन एक बार यदि आप ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब आप समझते नहीं है तो आपको आगे प्रॉब्लम देगी। तो ये गाउस के नियम की पहली एप्लीकेशन है। यदि आपने ये छोड़ दी, इस पर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाली 2 डेरिवेशन है वो भी आपके समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। देखो हर डेरिवेशन में ये लिखेंगे तीनों में हम, उसके बाद यही स्टेप आएगा, फिर हम तीर हटाएंगे। आपको जैसे तीर दिखे आप थीटा लगा दो, आ रही ना समझ में। अब थीटा का मान देख लो कितना होता है और उस हिसाब से रख दो। फिर 2 समस्या आएंगी आपके साथ, एक तो इंटीग्रल ऑफ ds और एक आएगी सिग्मा क्यू। तो इनमें आप थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि सिग्मा क्यू का मान क्या होगा, रेखीय आवेश घनत्व है कि पृष्ठ आवेश घनत्व है कि आयतन आवेश घनत्व है। लंबाई पर आवेश है तो रेखीय आवेश घनत्व होगा, क्षेत्रफल पे है तो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा और आयतन पर है तो आयतन आवेश घनत्व होगा। ये आप बेसिक गणित से निकाल सकते हैं कौन सी आकृति है, गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो उससे आप ये निकाल सकते हो। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेना, ये जो भी है। इसको यदि हम आगे लिखना चाहें, देखो थोड़ा सा सरल रूप में यदि इसको हम लेना चाहें तो हमारे ज़्यादातर के आता है और के में क्या मान आता है, 4πε0 आती है, 4πε0 आती है ना।
तो हम इसको यदि बदलना चाहें तो ये देखो यहाँ पर आ जाएगी, 2 का यहाँ गुणा करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो फिर 2 का ही गुणा यहाँ करना पड़ेगा। मैं सदिश संकेतन में यदि इसको लिखना चाहता हूँ तो सदिश संकेतन में मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ, ठीक है। ई पे क्या लगा देंगे हम, वेक्टर लैम्ब्डा 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर। इनमें से कोई भी वेक्टर नहीं है तो हमें अलग से एकांक सदिश लगाना पड़ेगा, और चूंकि ये प्रेक्षण बिंदु की दूरी के ही अनुदिश है तो हमें कौन सा कैप लगाना पड़ेगा यहाँ पर, आर कैप। तो ये हो जाएगा सदिश संकेतन में समीकरण नंबर 4। क्लियर। तो आज के लिए बस हम इतना बता पाएंगे, और आगे मैं इसको बताऊंगा यहाँ 2 से गुणा करके के रूप में लेंगे, और इसका क्या बताएंगे हम आपको, ग्राफ। ठीक है, थैंक्स।